Hello friends, this is Sonal. Welcome you all to BPSC Study Point. Today we will go through second and third Anglo-Maratha War and will try to understand how British acquired the whole Maratha Empire. Already we have discussed how British took control over Bengal and Mysore. Also in last lecture we have discussed about the first Anglo-Maratha War and we have also discussed about what was the reason and what was the outcome of first Anglo-Maratha War. Please go through previous lectures and please go through my playlist so that you can get a basic understanding about the whole things that occurred in the history of modern India. Let's start our lecture. Thank you. तो आज हम लोग अपने पुराने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सेकेंड और थर्ड एंग्लो मराठा वार को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं अपने लास्ट वाले लेक्चर को कि पहले एंग्लो मराठा युद्ध जो थी वो हमारी 1775 से 1782 के बीच में लड़ी गई थी और वो युद्ध में 3-4 संधियाँ हुई थी। एक तो पुरंदर की संधि हुई थी, अगर आपको याद होगा तो एक पुरंदर की संधि हुई थी, उसके बाद एक बड़गांव की संधि हुई थी, बड़गांव की संधि के बाद एक लास्ट संधि हुई थी जो सलवाई की संधि थी जो 1782 ईस्वी में हुई थी और उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो जाता है। ठीक है, चलिए इसमें जो भी जिसका जीता हुआ प्रदेश था वो एक दूसरे को लौटा दिया जाता है। ठीक है, और अगले 20 सालों तक शांति बनाए रखने की बात की जाती है, ये हमने देख लिया था। यह संधि कब हुआ था तो 1782 ईस्वी में और 20 साल तक शांति व्यवस्था की बात की जाती है इसमें। चलिए अच्छी बात है, शांति व्यवस्था बनाकर रखा गया क्योंकि ये अंग्रेजों के फायदे की बात थी। अंग्रेज ये समझते थे कि मैसूर और मराठा ये दोनों को एक साथ कवर करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उन्होंने मराठों की शक्ति को भांपते हुए मराठों के साथ 20 साल का शांति समझौता कर लिया और उसके बाद मराठों का प्रयोग मैसूर को जीतने में उन्होंने किया। इतनी चीज़ें तो समझ गए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि चलो एक तो पहली बात थी कि इसकी शुरुआत होती है, हम लोग देखिए ऐसे करेंगे, हम लोग पहले लेक्चर को डिस्कस कर लेंगे जैसा हम लोग करते हैं और उसके बाद हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से उस पूरे फैक्ट को एक बार रिवाइज कर लेंगे जिससे आप एक ही पॉइंट को हमारे लेक्चर में 2 बार सुनने को मिल जाएगा। एक बार तो अच्छे से डिटेल में समझेंगे हम लोग और सेकेंड टाइम हम लोग उसे जल्दी जल्दी में एक बार रिवाइज कर लेंगे और उस समय देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे खुद से हैंड रिटेन नोट्स के जैसा एक फ्लो चार्ट तैयार कर लेता हूँ जिससे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो मेरी आवाज़ को सुन करके आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट तैयार भी कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट तैयार करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको छोटे जगह में आपको पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके सीक्वेंसेज क्या क्या थे, कैसे ये घटनाएं घटी। तो एक मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लिया, अब इस पे समझाने में आसानी होगी। ठीक है, होता क्या है कि आप जानते हैं कि 1799 ईस्वी में युद्ध जीत लिया जाता है मैसूर का, मैसूर को एक्वायर कर लिया जाता है और मैसूर के छोटे हिस्से में बोडियार वंश के शासक कृष्णराव को बैठा दिया जाता है। यह चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। ठीक है, अब उस समय जो गवर्नर जनरल होता है बंगाल का वो होता है लॉर्ड बेलेजली और बेलेजली की जो नीति होती है वो साम्राज्यवादी होती है। बेलेजली की नीति जो होती है वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश को फ़ायदा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उसके नियंत्रण में आए। तो सबसे बड़ी चीज़ हमने कल भी बताया था कि मराठा के साथ जो वो लड़ाई लड़ते हैं तो मराठा के साथ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा कारण था कि मराठा में वो चाहते थे कि बंगाल जैसी व्यवस्था आ जाए और यहाँ भी द्वैत शासन जैसा कुछ व्यवस्था हो जाए ताकि हमें फ़ायदा हो जाए, हमें रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाए। ठीक है, और हम सैनिक रखने लगे, सैनिक का भी मतलब कहने का मतलब कि एक राजनीतिक पॉलिटिकल और साथ में इकोनॉमिकल ये दोनों कंट्रोल वो बंगाल की तरह इधर मराठा साम्राज्य में भी चाहते थे और यही था कि जो मराठा युद्ध को प्रश्रय दिया। ठीक है, अब बेलेजली आते हैं 1799, उस समय 1800 के समय में बेलेजली होते हैं। उनकी नीति होती है कि साम्राज्य को बढ़ाना है, हमारे साम्राज्य को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं कि उस समय ऐसी घटना क्या थी
ऐसी चीज़ें क्या हुई थी कि जिसके कारण ये प्रथम मराठा युद्ध, सॉरी सेकेंड मराठा युद्ध हुआ। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझते हैं बैकग्राउंड को, मराठा के बैकग्राउंड को। हम जानते हैं कि मराठा लग 5-6 अलग अलग सरदारों में बटा हुआ था। पूरा जो मराठा का ये देखिए, एक बार मैप देख लीजिए, कहाँ गया, ये देखिए, ये जो पूरा मराठा एम्पायर था, पूरा जो मराठा का ये साम्राज्य था, ये 5-6 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन भाग में बटा हुआ था, इसे एक बार थोड़ा कवर कर लेते हैं। देखिए, जो पूना था, पूना, ये महाराष्ट्र में पूना जो था, पूना जगह, वहाँ पर पेशवा का नियंत्रण था। ये कई बार एग्जाम में पूछता है, इसे ध्यान रखिएगा। पूना में पेशवा लोग थे, ठीक है, पूना, प से पेशवा। बड़ौदा में गायकवाड़ थे। बड़ौदा में कहाँ थे, गायकवाड़ थे। गायकवाड़ ग्रुप का मराठा सरदार था वहाँ पे। ग्वालियर में सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में सुने थे, तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर आता है, तो ग्वालियर में सिंधिया लोग थे। उसके बाद इंदौर में होलकर थे। इंदौर में कौन थे, होलकर थे। और नागपुर में भोसले थे। तो ये इतना बड़ा जो मराठा का साम्राज्य था, वो छोटे छोटे मराठा साम्राज्य में विभक्त था। यद्यपि पहले जो पेशवा थे, जितने भी बाजीराव, ये सब पेशवा आए, या बालाजी बाजीराव आए, जितने भी लोग आए, वो सारे लोग इस पूरे को कवर करके रखे। और ये जो 5-6 टूटे हुए मराठा के सरदार थे, इसका वो मुखिया होता था और सारे मराठा को कंट्रोल करके रखता था। लेकिन बाद में क्या होने लगी कि 1796 में, कब, 1796 में सवाई माधवराव की मृत्यु हो जाती है। हमने आपको बताया था, मराठा सरदार के जितने भी पेशवा थे उस सबके बारे में हमने बताया था। तो 1796 में सवाई माधवराव की मृत्यु हो जाती, और उसके बाद एक व्यक्ति बनता है 1796 में, उसका नाम होता है बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड, इसको बनाया जाता है, बाजीराव सेकंड को बनाया जाता है पेशवा। और उस समय चूंकि बाजीराव सेकंड तो बनता है, लेकिन ये बहुत ही नालायक और नकारा किस्म का, मतलब उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता है जितना अर्लियर पेशवा होते थे। लेकिन फिर भी उस समय तक कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि इनके संरक्षण के लिए नाना फडणवीस, हमने कल चर्चा किया था नाना फडणवीस के बारे में, तो नाना फडणवीस इनके पास में थे। तो जब तक नाना फडणवीस थे तब तक इनको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब किसी के भरोसे हम रहें, अपनी ज़िंदगी किसी के हाथों में सौंप दें, अगर वो ना रहा आपके साथ तो क्या होगा, फिर तो आपकी ज़िंदगी आपके लिए बोझ बन जाएगी, है, ठीक है ना। तो वही चीज़ होता है कि 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। इससे पहले वेलेजली कई बार सिंधिया से और नाना फडणवीस से मराठों से, नाना फडणवीस नहीं कर सकते, मराठों से कई बार ये कोशिश किया कि उसकी सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया जाए। वैसे सहायक संधि के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से देखेंगे कि ब्रिटिश पॉलिसीज क्या थी, जिसमें आपको आ जाएगा सहायक संधि, रिंग फेंस की नीति, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे ये डलहौजी ने ये किया था, प्रश्रय किया था। तो ये सारे ब्रिटिश की जो पॉलिसीज है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से देखेंगे। अभी आप इतना समझिए कि सहायक संधि से जुड़ने के लिए, सहायक संधि करने के लिए मराठा और सिंधिया को कई बार बेलेजली अप्रोच कर चुका था। लेकिन नाना फडणवीस ये चीज़ जानते थे कि सहायक संधि अगर बेलेजली से कर लिए तो वो हमारे राज्य में अपना सेना रखेगा और खर्च भी बोलेगा और एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखेगा, ठीक है, और मतलब एक तरह से कहें तो हमारे ऊपर सैनिक सर्वोच्चता वो हासिल कर लेगा, साथ में वो हमारे को कंट्रोल करेगा। भले पॉलिटिकल छूट कुछ हद तक के मुझे मिलेगा, इंटरनल छूट, लेकिन वो पूर्ण रूप से मुझे कंट्रोल कर लेगा। और ये नाना फडणवीस बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजों की चाल को समझते थे। इसलिए जब तक नाना फडणवीस जिंदा थे तब तक अंग्रेज इस चाल को भुना नहीं पाए, अर्थात इस चाल को सही नहीं कर पाए। अफसोस की बात होती है कि 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक कौन होता है, हमने बताया था पेशवा कौन था, तो बाजीराव द्वितीय, बेहद नकारा और निकम्मा आदमी। ये क्या करने लगा कि मराठा सरदारों को आपस में लड़ाने लगा, किस लिए, ताकि अपनी सर्वोच्चता हासिल करने के लिए आपस में ही लड़वा देता था, ठीक है। और ये हमेशा कोशिश करता था कि हम सबसे ऊपर रहें, बने रहें, मराठा सरदार हमारे नीचे रहे, इस तरीके का इनकी कोशिश होती थी। अब इनकी कोशिश होती थी तो इसके लिए कई बार क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं तो इमोशनल होकर के हम उस दिशा में कुछ ज़्यादा कदम बढ़ा लेते हैं, और यही इमोशनल होकर के बाजीराव द्वितीय भी एक कदम बढ़ा दिए, जिसका उनको
काफी बुरा हर्जाना भरना पड़ा। वो कदम क्या था? वो कदम था कि होलकर, जसवंतराव होलकर थे, होलकर ग्रुप के सरदार, उसका भाई बिट्ठू जी, उसका भाई कौन था? बिट्ठू जी। बिट्ठू जी की हत्या कर देता है 1801 ईस्वी में। कौन करता है? तो पेशवा करता है। अब देखिए, पेशवा को जरूरत पड़ गई सरदार के भाई की हत्या करने की, यह वर्चस्व स्थापित करने के लिए था। बिट्ठू जी की हत्या कर देता है। बिट्ठू जी कौन होते हैं? तो जसवंत राव होलकर, जो होलकर ग्रुप के मुखिया होते हैं, उसका भाई होता है। अब किसी के भाई को आप मारेंगे तो वो बर्दाश्त तो नहीं करेगा। और उस समय पेशवा का और सिंधिया का, ठीक है, उस समय पेशवा का और किसका? सिंधिया का, ये दोनों का चल रहा था गठजोड़। ये दोनों आपस में गठजोड़ कर चुके थे। तो होलकर के भाई की मृत्यु के बाद होलकर को आया गुस्सा। बोला, अच्छा पेशवा जी, हम अभी तक चुपचाप बैठे हुए थे, आप हमारे भाई को मार दिए, ये तो ठीक बात नहीं किया आप। अब देखिए, हमारा फिर शिव तांडव स्रोत शुरू होता है, ठीक है ना, जटा तवी, ये जो है उसको सुनिएगा, काफी मजा आता है। और वहां होलकर तांडव करते हैं और सिंधिया, किसको? सिंधिया और नवाब, सॉरी नवाब नहीं, पेशवा, ये दोनों के संयुक्त सेना को हरा देता है। कौन हरा देता है? होलकर हरा देता है। कहां हरा देता है? तो पूना में। अब वहां हराने के बाद पूना पे सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्चता किसको हासिल हो जाती है? होलकर को। इससे पहले भी मराठा सरदार, पेशवा, सब लोग चाहता था कि हम कंट्रोल करें, हम कंट्रोल करें, हम कंट्रोल करें, लेकिन फाइनली विजय किसको मिलती है? तो विजय मिलती है होलकर को। किसको मिलती है? होलकर को विजय मिलती है। कब लड़ाई होती है? 1802 में। 1801 में मारा और 1802 में इन दोनों के सेनाओं के बीच में लड़ाई होती है। हार जाता है पेशवा। अब हारने के बाद पेशवा क्या करेगा? वही जो बाकी सब लोग करते थे, सीधे चला गया किसके? अंग्रेज के गोद में। और गोद में जाकर बैठ गया। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा अपने माँ के गोद में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, शायद पेशवा को भी वही लगा कि ब्रिटिश उसके लिए माँ है, और वो छोटा बच्चा बन गया और चला गया कहाँ? ब्रिटिश के गोद में। बोला कि अब माता जी, पिताजी या भाई साहब या सर जी, अब हमारी रक्षा करो, हमको तो बाहर कर दिया गया। अब ऐसे में ब्रिटिश तो बस इसी ताक में थे कि एक कारण मिले कि जिस कारण से हम इस पूरे मराठा साम्राज्य को अपने अधिकार में करें। क्यों करें? क्योंकि उनको फ्रांस के भी शक्ति का भी डर था कि दोबारा कोई यूरोपियन यहाँ पर अपनी शक्ति का विस्तार न करे। उनके व्यापार के फायदे की भी बात थी, क्योंकि मराठा एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था। यहाँ पे सूरत, भड़ौत जैसे काफ़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट, सालसेट, बसीन जैसे काफ़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट साइट थे इसके पास में, ठीक है ना। तो बेलेजली तो बस इंतजार में था कि कब हमारे पास आए। और जब उसके पास गया, कब गया? 1802 में बेलेजली के पास में, अंग्रेजों के पास गया, तो अंग्रेज बोले कि चिंता ना करो, तुम हमारे गोद में आए हो, तुमको चारों तरफ से सुरक्षा मिलेगा, और लेकिन तुमको इसके बदले कुछ करना पड़ेगा। हमेशा की तरह अंग्रेजों की नीति कौन थी? तो अपने फायदे की बात करना। तो ये बोल दिए कि हाँ ठीक है, आप करवाइए, जो करवाइएगा हम करेंगे। बोला अंग्रेज कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, सबसे पहला काम कि जो अंग्रेजी सेना है उसको मराठा साम्राज्य में रखना स्वीकार करो, पहला चीज। अब देखिए, ये एक तरह से सहायक संधि ही हो गया, जबकि इसे सहायक संधि नहीं कह सकते, ऑफिशियली सहायक संधि नहीं है, लेकिन जितने भी सारी चीजें हुई वो एक सहायक संधि वाला जैसा हो गया। तो सबसे पहले यूरोपियन तर्ज पर प्रशिक्षित जो सेना थी उसको रखने के लिए ये राजी हो गए। कहाँ? तो मराठा साम्राज्य में। पहला चीज, मराठा साम्राज्य कहने का मतलब राजधानी पूना में, ठीक है। दूसरा चीज, गुजरात, ठीक है, गुजरात और तापती और नर्मदा के बीच का जो प्रदेश है, ठीक है ना, वो सारा प्रदेश जिसका लगभग 26 लाख रुपया इनकम आता था, सालाना इनकम, वो सारा का सारा एरिया अंग्रेजों को देने के लिए क्या हो गया? अंग्रेजों को दे दिया गया, कंपनी को दे दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। किसके द्वारा दे दिया गया? तो पेशवा के द्वारा दे दिया गया। समझ गए? ये चीज समझ रहे? पहला चीज तो वो सेना रखने के लिए तैयार हो गया अपने यहाँ कि हाँ भाई, कंपनी की सेना अब पुणे में रहेगी, पहला चीज। दूसरा चीज, वैसे एरिया जिसकी सालाना इनकम 26 लाख रुपया थी वो ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। इसके साथ साथ सूरत जो नगर था, जो आज के गुजरात में पड़ता है, इसे भी कंपनी को दे दिया गया, जो कि प्रथम मराठा युद्ध के समय वापस लौटा लिया गया था, उसे भी दे दिया गया। आपको याद होगा 1775 में सूरत दे दिया गया था, किसके द्वारा? रघुनाथ राव के द्वारा, लेकिन उसे प्रथम मराठा युद्ध के बाद लौटा लिया गया था, इसे अब दे दिया गया। इसके साथ साथ ये भी बोला गया, देखिए
हमेशा निजाम पर आक्रमण करते रहते थे और निजाम से चौथ वसूलते रहते थे। चौथ एक प्रकार का कर है जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर दिया है। तो वो कर वसूलते रहते थे, टैक्स लेते रहते थे, ठीक है ना। और तो अब ये जो हैदराबाद था वो अब हमें पता है कि अंग्रेजों का मित्र राज्य था। तो यहाँ पर एक संधि ये भी की गई कि आप अब हैदराबाद से चौथ वसूल नहीं करेंगे और हैदराबाद को अब परेशान नहीं करेंगे। पेशवा इसके लिए भी मान गया। इसके साथ ये भी बोला गया कि आपके साम्राज्य में यूरोपियन देशों के अलावा किसी और देशों से आपका कोई संधि, कोई समझौता, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए भी मान गया। सारी चीजें, सारा कुछ, किसी को न रखेंगे न कुछ करेंगे, सब कुछ पेशवा मान गया। इस तरीके से इस संधि को एक चीज कहा भी जाता है कि ये मतलब समझिए कि बिना लड़ाई लड़े ब्रिटिश के कंट्रोल में पूरा मराठा साम्राज्य हो जाता है। अब इससे क्या होगा, 1802 में ये अंग्रेजों और इनके बीच में संधि होती है। इस पूरे संधि का नाम दिया गया है बेसिन की संधि। क्या नाम दिया गया? बेसिन की संधि, क्योंकि जो होलकर थे वो पेशवा को पीटते पीटते बेसिन तक भगा दिए और बेसिन में अंग्रेजों से मिल करके बेसिन में भाग गया और वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल करके ये संधि की। तो इस कारण इस पूरे संधि को बेसिन की संधि कहा जाता है। तो बेसिन की संधि कब हुई? 1802 में। किसके किसके बीच हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा के बीच हुई। ठीक है, अभी मराठा का युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 में स्टार्ट होता है। हम अभी बात कर रहे हैं 1802 की, क्योंकि अभी तक लड़ाई में अंग्रेज इन्वॉल्व नहीं हुए। अभी जो लड़ाइयां हो रही है वो मराठा आपस में ही लड़ रहे हैं। पेशवा भाई को मार दिया, फिर होलकर पेशवा सिंधिया को हरा दिया। इस तरीके से ये आपसी लड़ाई है, अंग्रेजों के साथ अभी स्टार्ट नहीं हुए। अब देखिए 1802 में बसीन के संधि के तहत लगभग पेशवा अपना सारा संप्रभुता किसको सौंप दिए? अंग्रेजों को सौंप दिए। अपनी पूरी राजनीतिक शक्ति को छिन्न बना लिए। कौन बना लिए? पेशवा बना लिए। अब यहां पर अंग्रेजों की शक्ति में वृद्धि हो गई, अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई और अंग्रेज अब बिना कोई युद्ध के पूर्ण रूप से मराठा को कंट्रोल करने में सक्षम थे। अब ये पूरी संधि मराठा के अन्य सरदारों के लिए काफी अपमानजनक बात लगी, क्योंकि मराठा लोग काफी स्वाभिमानी हुआ करते थे। अब ये पूरी संधि, इतनी सारी संधि हो गई, अब ये मराठा इसको कैसे कंट्रोल सही करेगा भाई? इसके साथ साथ एक और चीज समझिए, तो ये जब मराठों के अपमान की बात हुई तो मराठा आपस में गुटबाजी करने लगे। क्या करने लगे? आपस में मिलने लगे और सोचे कि भाई एक गुट बना लेते हैं, जो हम लोग लड़ाई करते हैं एक गुट बना लेते हैं और मिलजुल करके हम लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे। मिलजुल करके हम लोग क्या करेंगे? अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ऐसा सक्षम नहीं हो पाते, ऐसे सफल वो हो नहीं पाते। तो क्या होती है, उसी समय बेलेजली क्या करता है? बेलेजली अपने पूरे साम्राज्यवादी नीति को दो भागों में विभाजित कर देता है, एक उत्तर के लिए और एक नीति इधर साउथ के लिए। साउथ अर्थात कहने मतलब वेस्ट के लिए, पश्चिम के लिए, मराठा साम्राज्य के लिए। लॉर्ड लेक होता है एक, लॉर्ड लेक एक कमांडर होता है, उसके नेतृत्व में बेलेजली बोलता है कि आप उत्तर में अभियान कीजिए, नॉर्थ में अभियान कीजिए और हम चलते हैं साउथ को पकड़ते हैं या वेस्ट को पकड़ते हैं। और उसी समय आपको पता होगा, यह सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉर्ड लेक अपने अभियान के तहत दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लेता है। वहां भी मराठा का जो नियंत्रण होता है, ये आपको पता है, ये पूरा का पूरा मराठा नियंत्रण है। तो ये दिल्ली वाले एरिया में, आगरा वाले एरिया में, इस पूरे एरिया में मराठों को लॉर्ड लेक हरा देते हैं और 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। बीपीएससी में सवाल आया था कि दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? तो 1803 ईस्वी में। कब? बेलेजली के समय में। उसके साम्राज्यवादी नीति का ही यह एक परिणाम था। इस चीज को तो समझ गया। यह लॉर्ड लेक द्वारा किया गया। अब बेलेजली आता है इधर। 1803 में ही बेलेजली होलकर से लड़ाई लड़ता है और होलकर से पूना को मुक्त करवा लेता है। और मुक्त करवा के किसको देता है? पेशवा को, क्योंकि पेशवा कंपनी के पास में चला जाता है। तो पेशवा को पूना जो अधिकार कर लेता है होलकर, जो हमने बताया था भाई की लड़ाई के बाद, भाई की मृत्यु के बाद वो अधिकार करता है, वो पूना कवर करके, कंट्रोल करके पेशवा को दे देता है, क्योंकि उसके साथ संधि हो गई होती है। और इसके साथ साथ तो अब ये होलकर हार जाता है, तो होलकर क्या करता है कि भारत के बाकी लोग हैं उसके साथ एक संयुक्त सेना बनाने का प्रयास करता है। कब? 1804 ईस्वी में। और सोचता है कि एक संयुक्त सेना बना करके हम क्या कर लें? अंग्रेजों को कंट्रोल करें, अंग्रेजों को हराएं।
लेकिन ऐसा वो सक्षम नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मराठा सरदार आपस में लड़ते रहते हैं। जब अगर मान लिया कि जब ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की सिंधिया से लड़ाई होती थी तो होलकर देख करके मजा लेते थे। जब गायकवाड़ से लड़ाई होती थी तो सिंधिया होलकर मजा लेते थे। जब होलकर से लड़ाई हो रही थी तो सिंधिया और गायकवाड़ मजा ले रहे थे। कहने का मतलब ये था कि ये आपस में ही इनको कोई संगठित नहीं कर पाया, जिसके कारण वो एक सही गुट का निर्माण नहीं कर पाए और 1804 ईस्वी में पुनः होलकर का मतलब जो है वो हार होती है। और धीरे धीरे ऐसा हार होते जाता है और आप देखेंगे कि लगभग 1800 कब, तो 1805 या 6 में, 1800 शायद 6 में ही, 1806 में, एनसीईआरटी में तो 1806 दिया हुआ है लेकिन राजीव अहिर की किताब में 1805 था। तो 1805 या 6 आप मान लीजिए, उसी के हिसाब से आप अपना कर लीजिएगा। जैसे दृष्टि का भी एक बुक आता है उसमें भी 1805 ही दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में 1806 दिया हुआ है, तो हम लोग 1806 को मानेंगे। 1806 में अंततः कर लिया जाता है होलकर के साथ में संधि। होलकर के साथ में क्या कर लिया जाता है? संधि। इससे पहले अंग्रेज सिंधिया को भी हरा चुके होते हैं। इससे पहले अंग्रेज किसको हरा चुके होते हैं? सिंधिया को भी हरा चुके होते हैं और किसको? भोसले को भी हरा चुके होते हैं। सिंधिया को भी हरा चुके होते हैं और भोसले को भी हरा चुके हैं। और लास्ट में होलकर सबसे शक्तिशाली होता है और काफी मात देता है, लेकिन लास्ट में होलकर भी हार जाता है। तो सबसे पहले सिंधिया और भोसले जो हारते हैं तो उस समय 1803 में ही वो लोग हार जाते हैं। तो 1803 में सिंधिया के साथ और भोसले के साथ अलग अलग संधि की जाती है। सिंधिया के साथ जो संधि की जाती है उसे सुरजे अर्जन गांव की संधि कहा जाता है, या सर्जन गांव की संधि, उसे शायद शॉर्ट में याद कर सकते हैं। सिंधिया सर्जन गांव की संधि कब हुई? 1803 में। भोसले के साथ जो संधि हुई उसे देवगांव की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? देवगांव की संधि। यह भी कब हुआ? 1803 में। और अंततः होलकर के साथ 1806 में संधि हुआ और उसे क्या कहते हैं? राजघाट की संधि कहते हैं, सॉरी राजपुर घाट की संधि कहते हैं, जो किसके साथ हुआ? होलकर के साथ हुआ। तो ये संधि हुई इस पूरे मराठा के लड़ाई में। और आप 1802 में तो देखे ही थे कि बसीन की संधि हुई थी। तो पूरा ये 4 संधि द्वितीय मराठा युद्ध में हुआ। अब यहाँ पर एक चीज समझना है, बेलेजली की आक्रामक नीति बहुत ऊपर बढ़ चुकी थी। बेलेजली काफी ताकतवर साबित हो रहा था पूरे मराठा के ऊपर। होलकर जो उसको कुछ हद तक के रोक पाने में सफल हो रहे थे, अंततः वो भी उसके सामने परास्त हो गए, वो भी हार गए। ऐसे कंडीशन में बेलेजली चाह रहा था कि पूरे मराठा साम्राज्य को अंग्रेज में मिला लिया जाए, लेकिन क्यों नहीं मिलाया गया? सिर्फ संधि करके क्यों छोड़ दिया गया? एक सवाल आता है। तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ बढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा समझना पड़ेगा वर्ल्ड हिस्ट्री को। हुआ क्या था कि ये जो लगातार युद्ध हो रही थी, इधर मैसूर में युद्ध हुई, उसके बाद मराठा के साथ मैसूर में 4 युद्ध हुआ, लगातार युद्ध होते रहा। तृतीय एक 90 से लेकर के 1800 के बीच में 2 युद्ध हो गया। तो ये उसके बाद तुरंत 1802-03 में इधर मराठों के साथ में युद्ध स्टार्ट हो गया। तो ये जो लगातार संघर्ष चल रहा था ना, इससे ब्रिटिश लोग खफा हो गए, उनको झंझट हो गया, टेंशन हो गया। और इस लगातार संघर्ष से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस पर कर्ज भी बढ़ गया था। एनसीईआरटी के बुक में आप पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि 1997 में 170 लाख पाउंड का कर्ज था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, जो 1806 में बढ़ करके 310 लाख पाउंड का हो गया। ठीक है, तो लगभग 2 गुना कर्ज बढ़ गया था। तो एक तो इनको आर्थिक घाटा हो रहा था, दूसरी जो क्रांति हुई थी, ठीक है, तो यूरोप में नेपोलियन के नेतृत्व में यूरोप एक बार फिर खतरा का घंटी बजा रहा था। अंग्रेजों के लिए एक बार फिर खतरा का घंटी बजा रहा था। ऐसे में उनको लगा कि भाई देखो, एक तो भारत में हम इतने सारे युद्ध में उलझे हुए हैं, हमको लगातार पैसे का घाटा हो रहा है, ठीक है, तो अब और उधर यूरोप में भी नेपोलियन का खतरा है। तो अब हमारा जो कंडीशन है, हमारे पास जितना है उसे बचाना चाहिए, न कि अब और खर्च करना चाहिए। और यहाँ पर ब्रिटिश की थोड़ी सी नीति कुछ समय के लिए चेंज होती है, और वो जो उनके पास है उसे बचाने में वो लग जाते हैं। और चूंकि बेलेजली का नेचर कुछ और था, तो इसलिए 1805 ईस्वी में बेलेजली को वापस बुला लिया जाता है। कहाँ? तो ब्रिटेन में बुला लिया जाता है कि भैया आप आ जाओ और
आप अब 1805 या 6 में बेलेजली को वापस बुला लिया जाता है और वही 1806 में किसके साथ, होल्कर के साथ संधि की जाती है। नहीं तो बेलेजली होता तो होल्कर को पूर्ण रूप से हरा करके कंट्रोल कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये समझिए थोड़ा सा, ये पूरा का पूरा हम लोग समझ गए। मतलब कहने का मतलब है कि ब्रिटेन कोई भी काम किया, चाहे वो संधि किया चाहे आक्रमण किया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारिक हित को, अपने मुनाफे के हित को ध्यान में रख करके किया। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मराठा का द्वितीय युद्ध इन सारे संधियों से खत्म हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर ब्रिटेन का प्रसार की नीति बंद हो जाती है और 1805-6 से लेकर के 1817-18 तक के कोई युद्ध, कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। वहाँ पे शांति से सब कुछ चलता है सिस्टम। उसके बाद एक मराठा, ये अंग्रेजों का एक गवर्नर आता है जिसे कहते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, एक बारेन हेस्टिंग्स है, वो आपके 1772 में आया था, याद रखिएगा। और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है जो आपका 1813 में आएगा। कब आएगा? 1813 में आएगा और ये 1822 तक रहता है। ठीक है, ये कब तक रहता है? 1822 तक रहता है। अब ये हम लोग द्वितीय मराठा युद्ध को तो देख लिए, 1803 से स्टार्ट होकर के 5 में खत्म हो जाता है। होल्कर के संधि के साथ ये खत्म हो जाता है 5-6 में। ठीक है, अब ये जितने भी संधियां हुई थी वो मराठों के लिए बहुत ज़्यादा अपमानजनक था। इसके साथ जो पेशवा एक बहुत ही घृणित कार्य किया कि ब्रिटिश के गोद में जाकर बैठ गया। पेशवा को अब लगने लगा, यार तू इतने बड़े मराठा साम्राज्य का पेशवा है, तुम्हारे जो पूर्वज लोग हैं इतने साहसी और इतने योग्य हुए, और तुम क्या कर रहे हो यार। बाद में पेशवा को अपने गलती का एहसास हुआ और वैसे भी पेशवा छटपटा रहा था अंग्रेजी संरक्षण, क्योंकि अब अंग्रेज एक तरह से उसके साथ सहायक संधि के तहत उसके ये में पुणे में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रख दिए थे जो पेशवा के हर एक दिन प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप करता था। इसके साथ सैनिक कंट्रोल हो गया था, तो पेशवा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। पेशवा एक बार बोला कि ठीक है भाई, अब वो कोशिश करने लगा कि जितने भी मराठा सरदार हैं उसके साथ एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाए और एक बार पूरी शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी जाए। किसके अगेंस्ट में? तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी जाए। ठीक है, ये चीज तो समझ गए। अब इसके साथ एक घटना घटती है। ये तो सोच रहे थे, पेशवा तो सोच ही रहे थे, लेकिन एक तत्कालिक कारण बनता है और इसी के लिए पेशवा मराठा के साथ में और एक पिंडारी, आप नाम सुने होंगे पिंडारी, आप बाहुबली सिनेमा भी देखे होंगे तो उसमें पिंडारी का नाम आता है। पिंडारी एक्चुअली क्या होते थे? पिंडारी बाजीराव जो प्रथम थे, बाजीराव के समय में पिंडारी लोग मराठा के लिए काम करते थे। बाजीराव के समय में ये शुरुआत हुई इनका काम। ये एक्चुअली होते थे हथियारबंद लोग होते थे और जब कहीं मराठा अपना सैनिक अभियान करते थे तो अस्थायी सैनिक के रूप में पिंडारियों का प्रयोग किया जाता था और कहीं युद्ध किए, कहीं लूट खसोट किए, क्योंकि मराठा तो हमेशा लूट ही खसोट करते थे, क्योंकि महाराष्ट्र का अधिकतर हिस्सा बंजर था, वहाँ पर कृषि पैदावार होती नहीं थी, तो हमेशा लूट खसोट करते रहते थे और अपना धन का प्राप्ति करते रहते थे। तो पिंडारियों की मदद लेकर के कहीं भी लूटते थे, किसी राज्य में अधिकार करते थे, आक्रमण करते थे और पिंडारियों को लूट का एक भाग दिया जाता था। इस तरीके से पिंडारी अस्थायी सेना के रूप में कार्य करता था। तो जो पेशवा थे वो पिंडारी से एक क्या करने लगे, अलायंस करने की कोशिश करने लगे। अब उस समय ये एक चीज़ और थी कि 1805 के बाद मराठा एकदम कमज़ोर हो चुके थे, तो जो पिंडारी मराठों के संरक्षण में जो पिंडारियों को पैसा मिलता था या जो उनको फ़ायदा होता था वो अब होना बंद हो गया, क्योंकि मराठा पे तो अब अंग्रेजों का आधिपत्य लगभग हो चुका था। अब पिंडारियों का वो प्रयोग नहीं करते थे, तो इसके कारण पिंडारी, चूंकि हथियार उनके पास था, अब जिसके पास हथियार है वो तो किसी को भी धमका करके पैसा लूट सकता था, तो इसलिए वो क्या करने लगे कि ब्रिटिश वाले जो क्षेत्र थे, जो रोड्स ये सब थे, जो व्यापार वाले एरियाज थे, उसमें पिंडारी अटैक करने लगे और लूटपाट करने लगे, अपहरण करने लगे और मतलब लूटपाट करने लगे। इससे ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा गड़बड़ी होने लगा और उनको घाटा होने लगा, क्योंकि उनका व्यापार भी लूटा जाता था, ये हर किसी को लूट लेते थे। इसके कारण जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आया तो 1817 में, और साथ ही पिंडारियों का पेशवा से भी गठजोड़ चल रहा था, साथ साथ पिंडारी जो है वो ब्रिटिशर्स के माल को भी लूट रहे थे, उसके पैसे को भी लूट रहे थे। तो 1817 ईस्वी में जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था वो पिंडारियों के विरुद्ध अभियान स्टार्ट कर दिया, वो पिंडारियों का सफाया करना स्टार्ट कर दिया। अब पिंडारियों का सफाया करना ये पेशवा के लिए अर्थात मराठा के लिए एक चैलेंज का काम था,
क्योंकि पिंडारी आफ्टर ऑल थे किसके, तो मराठा के थे। और यहीं से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहीं से ये आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत 1817 से 1819 तक के ये मराठा युद्ध चलता है। 1819 या 1818 तक ये मराठा युद्ध चलता है, मतलब बस महज 1 साल की बात होती है, बहुत ज़्यादा ये चलता भी नहीं है। तो इसका कारण क्या था, तो पिंडारियों के विरुद्ध जो आक्रमण था या जो अभियान था लॉर्ड हेस्टिंग्स का, उसके ही कारण ये सारा सिस्टम हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आप समझ में आ गया, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए। उधर पेशवा भी परेशान हो रखे थे, जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसके दिन प्रतिदिन कार्यों में ये करते थे, तो पेशवा मराठा सब लोग अपमानजनक महसूस कर रहे थे। वो सारे लोग आपसी एक बोले कि अब भाई एक लास्ट काम करना है, ठीक है ना, और अंग्रेजों के विरुद्ध हमला करना है और आक्रमण करना है। लेकिन शायद वो उतने मजबूत नहीं थे और अपने आप को पूर्ण रूप से कमजोर कर लिए थे, जिसका अंजाम ये हुआ कि हेस्टिंग्स ने पेशवा, सिंधिया और भोसले ये हर किसी को हरा दिया और अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। अपमानजनक संधि करने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। बाध्य क्या कर दिया, मतलब ये अपमानजनक संधि तो पहले हुई थी, यहाँ पर तो उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाता है। युद्ध की घोषणा होती है, युद्ध लड़ी जाती है, पेशवा को किरकी में हरा दिया जाता है, भोसले को सीताबर्डी में हरा दिया जाता है और होलकर को महिदपुर में हरा दिया जाता है। और इस हार के बाद मराठा का पूर्ण रूप से सर्वनाश हो जाता है और जो एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभर सकते थे वो अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीति के सामने घुटने टेक दिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो जाता है और फाइनली 1818 ईस्वी में, 1818 लास्ट ईस्वी में पूरे मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश में मिला लिया जाता है। तो इसे कहाँ मिलाया जाता है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी होती है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इस पूरे मराठा साम्राज्य को मिला लिया जाता है। इसमें एक चीज़ ये भी था कि अंग्रेज कभी भी इमोशन के साथ ज़्यादा नहीं खेलते थे। अगर लगा कि ज़्यादा इमोशन हर्ट हो रहा है तो वो उसके साथ समझौता करते थे। जैसे 1764 में आप देखे होंगे कि बंगाल, मुगल साम्राज्य और अवध के साथ विजय हो गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नवाब को बनाए रखा, उसके बावजूद मुगल सम्राट को बनाए रखा, पूरा साम्राज्य अपने हवाले नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अगर अचानक कर लेंगे तो लोगों का इमोशन ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। जो अभी तक के मुगल सम्राट को अपना शासक मानते हैं, अचानक मुझे वो स्वीकार नहीं करेंगे। और वही चीज़ यहाँ भी करते हैं। मराठों के इमोशन को, मराठों के जो फीलिंग थी उसको थोड़ा सा वैल्यू देते हैं अंग्रेज लोग, और सतारा वाला क्षेत्र, एक बहुत छोटा सा हिस्सा सतारा वाला क्षेत्र पर मराठा साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं और शिवाजी के जो वंशज होते हैं उनको वहाँ पर बैठा दिया जाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के संरक्षण में होते हैं। किसके संरक्षण में होते हैं, तो अंग्रेजों के संरक्षण। तो ऐसा नहीं, मराठा तृतीय मराठा युद्ध में पूर्ण रूप से मराठा साम्राज्य का नाश नहीं हुआ था, बस एक छोटा, बाकी तो पूरा ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा मराठा के पेशवा को दे दिया उन्होंने कि लो अब आप यहाँ शासन करो। लेकिन वहाँ भी अंग्रेजी सेना थी पूर्ण रूप से। वो समझिए तो कि जिस तरीके से बंगाल का नवाब था ना, उसका कठपुतली, उसी तरीके से एक कठपुतली की सरकार यहाँ पे बन गई थी। तो ये पूरा का दीज आर ऑल अबाउट सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वार। इतना तो आप समझ गए। और यहाँ पर पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है मराठा की शक्ति। और 1818 आते आते, कब, 1818 आते आते अंग्रेजों का दिल्ली, ये पूरा मराठा साम्राज्य, ये मैसूर, हैदराबाद, कर्नाटका, बंगाल, ये पूरा का पूरा एरिया इनका क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। गुजरात, सालसेट बेसिन, ये सब पूरा का पूरा एरिया इनका कवर हो जाता है। आप समझ रहे हैं, 1757 में बिगलू बजाते हैं और महज 60 साल में पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। अब इनसे अछूता कौन रहता है, तो इधर पंजाब रहता है और ये सिंध रहता है। ये पूरा पंजाब का एरिया, मुल्तान, लाहौर, ये इधर जम्मू कश्मीर तक ये पंजाब का रंजीत सिंह वाला एरिया रहता है और ये सिंध रहता है। अब हम लोग आगे ये भी देख लेंगे कि सिंध और पंजाब को ये अंग्रेज बस ज़्यादा समय नहीं लगता, अगले 20-25 साल में उसे भी कंट्रोल कर लेते हैं। और 1857 आते आते तो पूरे भारत में उनका अधिकार रहता है। ठीक है, और उनके नीतियों का ही परिणाम होता है कि 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह होता है, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी कहा जाता है। चलिए उसके बारे में तो बाद में देखेंगे। यहाँ पर अब एक छोटा मोटा पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं
कई उपयोग साबित होगी कि आखिर मराठा, चलो उससे पहले हम लोग एक बार फ्लो चार्ट को देख लेते हैं, एक बार पूरे इस लेक्चर है उसको रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। चलो कहाँ गया, हाँ देखिए, सेकेंड एंग्लो मराठा वार, रिजल्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस ऑफ इंग्लिश, बेलेजली का जो सब्सिडरी अलायंस करने का जो उनका मतलब सोच था उसका ही रिजल्ट था। ठीक है, 1800 में नाना फडणवीस का डेथ हो जाता है और नाना फडणवीस हमेशा इस सब्सिडरी अलायंस को क्या करते थे, अपोज करते रहते थे। हमने बताया था कि बाजीराव द्वितीय 1796 में पेशवा का पद धारण करता है और वो होलकर के भाई को बिट्ठू जी को 1801 में हत्या कर देता है, मार देता है, जिसके कारण उसके भाई जसवंत होलकर पेशवा को और सिंधिया को, दोनों के संयुक्त सेना को 1802 में हरा देते हैं और हरा करके पुणे पे अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद पेशवा अंग्रेजों के शरण में चला जाता है। कहाँ से चला जाता है, अंग्रेजों के शरण में चला जाता है और वहाँ पर जा करके वो बसीन की संधि करता है अंग्रेजों के साथ। बसीन की संधि के तहत वो अपने टेरिटरी, जिसका वार्षिक आय लगभग 26 लाख था, वो अंग्रेजों को देने के लिए वो स्वीकार कर लेता है। उसके साथ सूरत भी दे देता है अंग्रेजों को। फॉरेन अफेयर्स भी अंग्रेजों के पास में चला जाता है। मतलब कहने का मतलब कि कोई भी दूसरे राज्य से संधि समझौता कुछ भी बिना अंग्रेज के मर्जी के नहीं करेंगे। उसके बाद निजाम से टैक्स भी नहीं लेंगे, अर्थात यहाँ पे जो निजाम अंग्रेजों के सहयोगी थे वो निजाम की मदद कर दिए अंग्रेज एक तरह से। उसके बाद कोई भी यूरोपियन, जो अदर यूरोपियन है, वो पेशवा की सेना में सैनिक नहीं रख सकते, वहाँ कार्यरत नहीं हो सकते। इस तरह का बसीन का संधि एक तरह से कहें तो अंग्रेजों को मराठा के ऊपर आधिपत्य दे दिया था। ठीक है, अब ये काफ़ी अपमानजनक थी मराठा सरदारों के लिए, इसलिए सरदार लोग, होलकर तो इसके अगेंस्ट था ही था, बाकी लोग भी, सिंधिया और बाकी लोग को एकजुट करके होलकर लड़ने का कोशिश किया। लेकिन 1830 में सिंधिया और किसके साथ, तो सिंधिया और गायकवाड़ के साथ, ठीक है ना, सिंधिया और किसके साथ, गायकवाड़ के साथ ये क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं और उनकी समझौता हो जाती है 1803 में। ठीक है, चलिए यहाँ हमने देख लिया कि ट्रीटी ऑफ बसीन होती है, वेलेजली उनको हरा देता है, डिफीट कर देता है। ठीक है, ये यहाँ देखिए, इस वाले स्लाइड में देखिए। और उसके बाद ये सिंधिया के साथ 1803 में संधि हो जाती है, जिसे सरजी अर्जन गांव की संधि कहते हैं। गायकवाड़ के साथ जो भोसले होते हैं, गायकवाड़ नहीं, भोसले के साथ देवगांव की संधि करती है 1803 में, और होलकर के साथ लास्ट में 1806 में हरा करके उनको किसके साथ, कौन सी संधि, राजघाट की संधि की जाती है। हमने बताया था कि उन्हें संधि करने की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, चलो यहां पर अब पहले जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों को कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन इसमें अंग्रेज को मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हुआ, उनको टेरिटोरियल प्रॉफिट प्राप्त हुआ, उनको पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिकल कंट्रोल एंड आर्मी कंट्रोल उनको मिल गया। किनको मिल गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और ये ब्रिटेन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, बिना किसी युद्ध का ये पूरा कंट्रोल इनको मिल गया था ट्रीटी ऑफ बसीन के थ्रू, और बाद में अन्य सरदार के साथ भी इन्होंने ट्रीटी कर लिया उनको हरा करके। तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है हमारा सेकेंड एंग्लो मराठा वार। उसके बाद तीसरा एंग्लो मराठा वार होता है कि अब पेशवा को इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि भाई हमने गलत कर दिया। वो अन्य लोगों के साथ मिलकर के, पिंडारियों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान करने की सोचता है। उसी समय पिंडारी एक तरफ अंग्रेजों का माल लूटपाट करते रहते थे, तो जिससे लॉर्ड हेस्टिंग्स था वो गुस्सा हो गया और पिंडारियों के विरुद्ध अभियान करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से पेशवा को भी थोड़ा सा झंझट हुआ, टेंशन हुआ, और उसके बाद पेशवा लोगों ने मिलकर के अटैक कर दिया ब्रिटिश रेजिडेंस जो पूना में था, उस पर 1817 में पेशवा ने अटैक कर दिया। ठीक है, और उसको मार भगाया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि पेशवा और उसके बाद जितने भी अदर मराठा सम्राट थे, सिंधिया लोग थे, ये सब जितने भी थे, उसके साथ सेना, संयुक्त सेना की हेस्टिंग के सेना के साथ लड़ाई हुआ और इसमें ये सारे लोग पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद हेस्टिंग्स क्या हुआ, जीत गया। जीतने के बाद पूरा मराठा साम्राज्य अब हेस्टिंग्स के अंदर में था, लेकिन मराठों के इमोशन को, उसके फीलिंग को समझते हुए थोड़ा सा, एक छोटा सा टुकड़ा सतारा में शिवाजी के वंशजों को वहाँ पर अधिकार दिया और बोला कि आप यहाँ का राजा रहिए, लेकिन हमारे संरक्षण में आप रहेंगे। अंग्रेजों के संरक्षण में वहाँ पर शिवाजी के जो वंशज थे उसको वहाँ पर बैठा दिया गया और बाकी मराठा प्रदेश अंग्रेजों के अंडर कंट्रोल में आ गया, जिसे बम्बई प्रोविंस में मिला लिया गया था।
आप पहले देखे थे कि अब देखिए यहाँ पर मराठा जीतने के बाद बम्बई, ये पूरा बंगाल उनके कंट्रोल में, मद्रास था। अब यहाँ पे आप देखिए जो मैसूर ये वाला इलाका जीता गया था, तो मैसूर को मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ले आया गया था। एक छोटे से हिस्से पे बड़ियार वंश के शासक बैठा दिया गया और बाकी पूरे हिस्से को मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत लाया गया। एक बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया इधर, ये पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, और यहाँ पूरे मराठा साम्राज्य को जो बच गया था उसको बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ले आया गया। इस तरीके से पूरे भारत, दक्षिण भारत में अंग्रेजों का, पूरे दक्षिण भारत नहीं कहें कि पंजाब और सिंध को छोड़ करके पूरे भारत में अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया था। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। ये पूरा था हमारा थर्ड वार तक के पूरा का पूरा सब कुछ था। और यहाँ पर पेशवा को क्या किया गया, जो पेशवा थे उसको बिठूर भेज दिया गया अंग्रेजों द्वारा कि आप जाओ भाई पेंशन लो और पकड़ो, आराम से बिठूर में बैठे रहो। ठीक है, चलो यही सब देखेंगे। अब बाद में पेशवा पेंशन बंद कर दिया जाता है, तो फिर नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया जाता है, तो 1857 की लड़ाई भी होती है। ये सब आप देखेंगे, ये सब चीज़ बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एक दो चार पॉइंट को देख लेते हैं कि आखिर मराठा इतनी बड़ी शक्ति थी तो वो अंग्रेजों से हार कैसे गई। तो इसके लिए कुछ पॉइंट है, कुछ कमियाँ थी मराठों के अंदर में, उसको हम लोग देखते हैं धीरे धीरे। क्योंकि मराठा एक समय ऐसी शक्ति थी जो लग रहा था कि पूरे देश पर इसका शासन होने वाला है। बहुत बड़ी सेना थी, बहुत सब कुछ सही था। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव जैसे, उसके बाद सवाई माधवराव जैसे बड़े बड़े लीडर, बहुत योग्य नेता आए, बड़े बड़े पेशवा आए, मराठों की शक्ति में चार चांद लगा दिया। लेकिन हुआ क्या कि जब से बाजीराव द्वितीय गद्दी पर बैठा, उस समय से मराठों की शक्ति मुगलों जैसे ही छिन्न होते चली गई। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे रीजन हैं जो अंग्रेजों से हारने के लिए वो सहयोगी साबित हुए। उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट में आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, या अगर बुक होगी आपके पास तो बुक में ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला, परस्पर सहयोग और विश्वास की भावना लोगों में नहीं थी। मराठा के जितने भी लोग थे उन्हें आपस में ही विश्वास नहीं था। आप देखिए कहीं भोसले सिंधिया आपस में लड़ रहे हैं, तो होलकर सिंधिया आपस में लड़ रहे हैं, तो गायकवाड़, ये सब मतलब आपस में ही उनकी दुश्मनी थी। तो जब तक अगर ये लोग आपस में मिल लिए होते तो शायद अंग्रेज इसको हरा पाता। मुझे तो नहीं लगता कि अंग्रेज इनको हरा पाता, क्योंकि अंग्रेज यहाँ अगर किसी को भी हरा पाया है तो इस कारण हराया क्योंकि इसके उस साम्राज्य के अंदर में एक कोई विभीषण था, और वो जाकर के रावण की लंका को उजाड़ने में अंग्रेजों की सहायता किया। क्योंकि बिना अंदर में हम लोग देखेंगे कि एक कारण ये भी था। तो सबसे पहला कारण तो हम लोग देख लिए कि परस्पर विश्वास के भावना का अभाव था लोगों में। उसके बाद इनका दूसरा कारण था इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन था ना, ये ऑर्गेनाइज नहीं थे इकोनॉमिकली। इनके पास कोई वैसा मतलब था ही नहीं कि हाँ रेवेन्यू सिस्टम आएगा तो ये आएगा, तो इनके आय का कुछ विशेष स्रोत नहीं था। ये बस जब इनको पैसा की जरूरत होती थी, नज़दीकी किसी कमजोर राज्य पर आक्रमण कर देते थे, चौथ और सरदेश मुखी वसूल करके आ जाते थे। तो ये इससे भी इनका एक तो आर्थिक संगठन इनका मजबूत नहीं था, जिससे लोग कई बार तो ऐसा ही स्थिति आ जाती थी पानीपत के बाद, ये सैनिकों को वेतन देने में सक्षम नहीं हो पाते थे। ठीक है ना, सैनिकों के वेतन की जरूरत होती थी तो कहीं लूटपाट करते थे। तो दूसरा कारण दोषपूर्ण इनका आर्थिक संगठन था। तीसरा चीज था कि जब ये कहीं लूटपाट करेंगे तो लूटपाट करने से क्या लगता है कि बाद में कोई राज्य सहयोग करेगा। किसी राज्य को आप लूटपाट कर रहे हैं, आज पैसे की जरूरत है, आप मजबूत हैं, उसे आप लूटपाट कर रहे हैं, उसे लूट लिए, तो वो कभी आपको जरूरत पड़ने पर सहयोग करेगा? कभी नहीं सहयोग करेगा। इसलिए कभी भी जरूरत पड़ी तो असहयोग जो बाकी पड़ोसी राज्य थे वो कभी मराठों के सहयोग नहीं किए, क्योंकि वो हमेशा पड़ोसी राज्य से लूटपाट करते रहते थे। वो मराठा हिंदू मुसलमान ये नहीं सोचते थे कि ये हिंदू है या मुसलमान है। मैसूर तक के आपको पता होगा, श्रृंगेरी मंदिर में मराठा आक्रमण करके उसे लूटे थे, तो वहाँ पर जो टिप्पू सुल्तान था वो उस मठ में, श्रृंगेरी मठ में क्या किया था, दान दिया था। तो वहाँ पर मतलब मराठा हिंदू मंदिरों को भी लूटने से नहीं बाज आते थे। ये नहीं देखते थे कि हिंदू है कि मुस्लिम है, इससे कोई, तो इस कारण जो पड़ोसी राज्य थे उससे तो असहयोग मिला ही मिला, साथ ही साथ जो आम जनता थी ना उससे भी असहयोग मिला, क्योंकि कई बार ये आम जनता या पब्लिक संपत्ति थी उसको भी लूट लिया करते थे, तो कौन सहयोग करेगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट हमारा ये है कि इनका विकेंद्रीकरण था। इनका पूरा, जैसे हमने बताया था कि इंदौर में होलकर लोग थे, ठीक है ना, पुणे में पेशवा लोग थे, इस तरीके से गायकवाड़ बड़ौदा में थे, इस तरीके से सब अलग अलग क्षेत्रों में विभक्त थे।
तो विकेंद्रीकरण थे। कोई एक ऐसा पेशवा नहीं आया जो इनको पूरे को संगठित कर सके। और बाद में आप देखेंगे कि 1800 के बाद तो बाजीराव द्वितीय तो महान नकारा और निकम्मा था, वो तो कुछ कर ही नहीं पाया, वो तो और लड़वाता था इन लोगों को। तो एक तो ऑलरेडी विकेंद्रीकृत थी, डिसेंट्रलाइज थी पूरी की पूरी मराठा एम्पायर। पहले तो जितने भी सवाई माधवराव हुए या माधवराव हुए या बाजीराव हुए, उन लोगों के समय तो काफ़ी केंद्रीकृत था, पूरा सही व्यवस्था था, लेकिन बाद में सारा कुछ गड़बड़ाता गया। उसके बाद सैन्य व्यवस्था भी इनके पास सही नहीं थी। ये तो जो शिवाजी की गोरिल्ला पत्ती थी उसको कंटिन्यू किया कौन, तो बाजीराव प्रथम। लेकिन बाद में पुरानी गोरिल्ला पत्ती छापेमार युद्ध को भी ये लोग त्याग दिए, ठीक है ना। और नए आधार पर ये लोग कोशिश जरूर किए कि यूरोपीय ढंग पे अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाए, लेकिन उस हद तक नहीं कर पाए जिस हद तक की जरूरत थी। ये फ्रांसीसी कंपनियों के साथ में गठजोड़ करके वो कोशिश तो किए कि हमारा सेना यूरोपीय आधार पर प्रशिक्षित हो, लेकिन उतना नहीं हो पाए जितना कि अंग्रेजों की सेना थी। उसके बाद इनके पास राष्ट्रीयता का अभाव तो था ही था। वो तो उस समय के हर एक साम्राज्य में जितने भी राज्य थे उसमें राष्ट्रीयता का अभाव था। ये आपस में ही लड़ते रहते थे, कोई इनका एक राष्ट्रीय गोल था ही नहीं। उसका आत्मनिर्भरता का भी अभाव था। यहाँ पर हमेशा मराठा सरदार जो थे वो किसी और पे निर्भर रहते थे। जैसे आप देखे होंगे कि पेशवा को हरा दिया तो पेशवा सीधे पहुंच गया अंग्रेज के पास। अब आत्मनिर्भर नहीं है, आप उसके गोदी में जाकर बैठ गए हैं, तो फिर क्या होगा। मराठा युद्ध के लिए एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया गया है कि मराठा, एक तरीके से मान के चलिए कि मराठा युद्ध में पेशवा द्वारा एक थाली में पूरे भारत को मान के चलिए कि परोस कर रख दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद शासन व्यवस्था भी इनका सही नहीं था, ये बस लूटपाट करते थे, इनके ये एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान ही नहीं देते थे, न शिक्षा व्यवस्था पर, न किसी प्रकार के प्रशासन पर, लोगों के हितों के बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं थे, जिसके कारण जनसाधारण खुश भी नहीं थे, लोग खुश भी नहीं थे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गया कि योग्य नेतृत्व नहीं था। जिस तरीके से पहले के पेशवा लोग थे उस तरीके से 1800 के बाद योग्य नेतृत्व का अभाव हो गया, जिसके कारण ये संगठित नहीं हो पाए और अंग्रेजों से हार गए, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण मराठा का हार होता है, ठीक है। और यहां से ब्रिटिश जो है प्रभुत्व सर्वोच्च साबित हो जाता है। और अब मतलब पहले तो समझ में आ गया था कि अब ये सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यहां से अब ये पूरा कंफर्म हो गया कि ब्रिटिश ही भारत की शक्ति है। और अब भारत नहीं बल्कि अब ये जो अपना भारत था वो अब धीरे धीरे ब्रिटिश भारत में परिणत होते जा रहा है, ब्रिटिश भारत में परिणत होते जा रहा है। और आपको एक चीज आपको बता दें कि जब बेलेजली उस समय द्वितीय मराठा युद्ध जब लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बाद एक अंग्रेज का अधिकारी था, जुडिशियल ऑफिसर था जुडिशियल विभाग में, उसने एक लाइन लिखी थी, बोला कि भारत में मौजूद हर एक अंग्रेज व्यक्ति गर्व से भरा हुआ है, ठीक है। भारत में मौजूद हर एक व्यक्ति गर्व से भरा हुआ है और अकड़ा हुआ है, और वो अपने आप को विजेता मानता है और हर एक भारतीय से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। मानेगा भी, परिस्थितियां ऐसी हुई, ठीक है। आप ये चीज पूरी चीज को समझ में आ गया। ये हमारा था मराठा साम्राज्य के बारे में पूरा का पूरा। यहाँ पे एक चीज तो समझ में आती है, अगर आप इसको एनालाइज करें तो ये बात समझ में आती है कि ब्रिटिश जितना अपने दम पर भारत को जीते हैं ना, ब्रिटिश जितना अपने दम पे भारत को जीते हैं, उससे ज्यादा भारतीय राज्य, भारतीय शासक ब्रिटिश को बोले हैं कि आप उससे ज्यादा भारतीय राज्य, भारतीय शासक खुद ब्रिटिश के पास गए और बोले कि आप हमें जीतो। क्यों? क्योंकि उनमें दूरदर्शिता का अभाव था। उन्हें लगा कि ब्रिटिश तो हमारी मदद करेंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि भाई अपने तो अपने होते हैं, ठीक है ना। अपना कितना भी बुरा हो जाए, अपना अपना ही होता है और बेगाना बेगाना ही होता है, पराये पराये ही होते हैं। पराये आपको छोड़ देंगे आपके हाल में, या हो सकता है आपसे मजा लेकर छोड़ देंगे, लेकिन अपने तो अपने होते हैं। इसलिए आप जब भी रहें, जहां भी रहें, अपनों का ख्याल बहुत रखें, क्योंकि अपने अपने होते हैं। ये सिनेमा देखे है ना, इसका धर्मेंद्र का, बॉबी देओल और सनी देओल का सिनेमा है अपने, उसे देखिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो अपने अपने होते हैं, और भारत के इतिहास भी बोलता है कि अपने अपने होते हैं,
किसी भी बाहरी लोग के पास में आप जाएंगे, तत्काल तो आपको मजा आएगा कि अरे नहीं हमारी तो मदद कर रहा है, मीठे मीठे बोल बोलेगा, बहुत सारी चीज़ करेगा, लेकिन आंतरिक रूप से वो आपको पूर्ण रूप से कमज़ोर कर देगा और आपके अपनों से अलग कर देगा, जिससे बाद में आपको अपने का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा और आप पूर्ण रूप से अकेले हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप हमेशा इतिहास देखिए, इतिहास बहुत बड़ी है। अगर आप देखेंगे तो इतिहास 10,000 साल पहले से नियोलिथिक एज स्टार्ट होता है। उससे पहले पूरा पाषाण काल था, वो मैंने हजारों साल पहले से, और 2350 ईस्वी पूर्व से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होता है। मान के चलिए उस समय से लेकर के आज तक, उस समय से लेकर के आज तक लगभग 2500 साल है। इस पूरे इतने लंबे इतिहास को हम लोग मुश्किल से 25 घंटे में कवर करेंगे। तो इतिहास कुछ नहीं है, बस उसके क्रम को समझना है और उसके पूरे चीज़ों को समझना है कि घटनाएं किस तरीके से घटित होने लगी। और यही आधुनिक, मध्यकाल और प्राचीन कुछ चेंजिंग आते हैं समाज में, जिसके कारण बोला जाता है कि ये आधुनिक भारत है, ये मध्यकाल है, ये प्राचीन है। ये भारत के सेंस में, विश्व के सेंस में, यूरोप के सेंस में, हर किसी के सेंस में ये चीज़ें चलते रहती है। तो इतिहास आपको समझना है, पूरे लंबे समय अंतराल को आपको एक छोटे से घटनाक्रम में, छोटे से समय में आप पूरे इसके अंडरस्टैंडिंग को करना है। और इतिहास इसलिए होता है ताकि हम अपने इतिहास से सीख करके अपने भविष्य को और वर्तमान को सही कर सकें। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मतलब इसमें कंजूसी नहीं, क्योंकि एक एक घंटा अगर हम लगातार बोल रहे हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं आपको तो एक पैसे का भी फायदा हो, लेकिन फायदा तो होगा ही होगा। तो अगर आपके लिए हम बोल रहे हैं इतनी सारी चीज़ें, तो कम से कम कुछ तो मुझे रिवार्ड मिलना चाहिए ना। हम आपसे फी तो ले रहे नहीं रहे, तो कुछ तो रिवार्ड दीजिए। तो लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें वो हमारे लिए रिवार्ड है, क्योंकि इससे पता चलता है और हम मोटिवेट होते हैं किसके लिए, तो आगे लेक्चर बनाने के लिए। और अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कमी लगती है, कोई भी सुधार की ज़रूरत हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप वेलकम है इस चीज़ के लिए। धन्यवाद।